दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है महात्मा गांधी की आत्मकथा से संबंधित जो श्रृंखला हमने शुरू की है उसी के मद्देनज़र आज संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। क्या क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं। इस श्रृंखला में करीबन 100 प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों से शुरुआत देखिएगा। सबसे पहले एक कथन कई बार पूछा गया है। कथन है, स्टेटमेंट है कि प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ये कथन दिया था कि आने वाली पीढ़ियां शायद मुश्किल से यह विश्वास कर सकेंगी कि गांधी जी जैसे हार्ड मास का पुतला कभी इस धरती पर हुआ था। तो सवाल इसी तरीके से बन सकता है। स्टेटमेंट कथन आपको लिखा होगा कि यह कथन किसका दिया हुआ है। सही उत्तर आइंस्टीन का दिया हुआ है। कौन सा शब्द गांधी जी ने पहली कक्षा के दौरान अंग्रेजी के हिज्जे परीक्षा में गलत लिखा था। यानी कि डिक्टेशन का एक एग्ज़ाम उनका हो रहा था और जहां स्कूल इंस्पेक्टर आए थे चेक करने, डिटेल में आपने पढ़ा है उसको, तो आपको याद रखना है कि वो क्या गलत शब्द, 5 शब्द उनसे लिखवाए गए थे। गलत शब्द था कैटल। ओके, इसको नोट करेंगे। गलत शब्द क्या था? कैटल। और अगला जो सवाल बनता है कि गांधी जी पर सबसे पहले अगर उन्होंने कोई नाटक पढ़ा तो वो नाटक कौन सा था। वो नाटक श्रवण पितृभक्ति नाटक है। यानी श्रवण कुमार जो थे, किस तरीके से माता पिता के प्रति उनका जो प्रेम था और किस तरीके से उन्होंने आखिरी तक उनकी सेवा की, इसका गांधी जी के जीवन पर बड़ा ही अमिट प्रभाव पड़ा। और दूसरा जो था, जो नाटक उन्हें देखने का मौका मिला था, वह हरिश्चंद्र का नाटक था, जहाँ से हमेशा उनके आंखों में आंसू आ जाते थे जब वो नाटक को देखते थे। और उन्होंने प्रण कर लिया था कि मुझे श्रवण कुमार जैसा और हरिश्चंद्र जैसा ही इंसान बनना है। अगला सवाल आपका बन सकता है कि इंग्लैंड के लिए प्रस्थान की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। इंग्लैंड के लिए प्रस्थान यानी कि वो डिपार्चर किए थे, इंग्लैंड पढ़ने गए थे बैरिस्ट्री के लिए, तो वो सलाह किसकी थी? वो ब्राह्मण मावजी दवे, जिसे परिवार के लोग जोशी जी के नाम से भी जाना जाता था उन्हें। अगला सवाल है कि एक जैन साधु बेचर जी का उल्लेख मिलता है इसमें कि जब गांधी जी बैरिस्ट्री के लिए लंदन जा रहे थे उस समय 3 चीज़ों का व्रत लिवाया गया था इनसे। 3 चीज़ों का व्रत इनसे लिवाया गया था। वो क्या थे? मांस, मदिरा तथा स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा। और ये फिर उन्होंने अपनी माताजी से ये आज्ञा ली थी। तो वो प्रतिज्ञा किसने दिलवाई थी? जैन साधु बेचर जी ने दिलवाई थी। क्या कितनी प्रतिज्ञाएं थी ये भी पूछा जा सकता है। 3 चीज़ों की व्रत इनसे लिवाए गए थे, उसके बाद इनकी माताजी ने आज्ञा इनको दी थी। अगला सवाल बन सकता है कि जिस समय गांधी जी राजकोट छोड़कर बम्बई गए उस समय उनकी पहली संतान की आयु कुछ माह बताई गई है। उस समय ये हो सकता है, सवाल बन सकते हैं उस समय उनकी कितनी संतान थी। 1 संतान थी उन्हें और उसकी उम्र 1 माह थी। बड़े पुत्र का जिक्र आगे आएगा। जाति से बहिष्कृत घोषित कर दिया और उन्हें विदा करने जावेगा, उस पर बिरादरी द्वारा ₹1.25 जुर्माना करेगी। तो ये रुपये का उल्लेख इसलिए है कि पिछले से शुरुआती जो 19 की परीक्षा हुई थी उन्होंने छात्रवृत्ति का रुपया भी पूछा था, जो ₹4 के आसपास उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी। और यहाँ पर यह है कि जुर्माने की रकम, क्योंकि वो जब बैरिस्ट्री के लिए जा रहे थे तो देश से बाहर जाना, बिरादरी की एक पंचायत हुई जहाँ उन्हें कहा गया इस तरीके से अगर कोई साथ देगा, ये गलत है, कोई नहीं गया आज तक बढ़िया इस तरीके से आगे पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पूरे उस समय वो खुद समझ नहीं पाते हैं कि इतना विश्वास उनमें कहाँ से जागृत होता है, और वो पूरी तरीके से डटकर इसका विरोध करते हैं और अपने जो उन्होंने एक माना था कि उन्हें विदेश जाना है उस पर वो अडिग रहते हैं। तो बिरादरी के लोगों पर ₹1.25 जुर्माना करने की बात कही है। एक ख़ास सवाल बनने की उम्मीद है।
मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने गांधी जी ने कब पास की? 1887 का उल्लेख मिलता है जब मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की। फिर है कि 4 सितंबर 1888 को गांधी जी ने बम्बई से विलायत के लिए यानी कि लंदन के लिए प्रस्थान किया। और वह कहाँ पहुँचे थे? तो एक दिनांक याद की, ये तारीख याद कर लीजिए। 4 सितंबर 1888 को ये बम्बई से प्रस्थान किया इन्होंने। बंदरगाह जहाँ पोर्ट पे ये उतरे थे, साउथहैम्पटन का नाम आता है जो लंदन में है। उसके बाद एक नाम दिया है, केवल राम जी इनके साथ थे, जो मावजी दवे के लड़के का नाम बताया गया है। उसके उपरांत जब ये लंदन के लिए जाते हैं तो 4 सिफारिशी पत्र इनके पास थे। सिफारिशी पत्रों की संख्या पूछी जा सकती है। सिफारिशी पत्र यानी कि एक्नॉलेजमेंट लेटर की कहीं बताएंगे कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कौन वहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे। तो सिफारिशी पत्र ले गए थे। 4 लोगों का उल्लेख इनकी आत्मकथा में है। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता, दूसरा नाम दलपत राम शुक्ल का नाम है, तीसरा प्रिंस रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह वो बिल्कुल क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे ये उस समय। और आयरन मैन का नाम है दादाभाई नारोजी का नाम है, जो कि आयरन मैन मैंने कह दिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, भारत के पितामह कहलाते हैं दादाभाई नारोजी। इसके उपरांत हम चलते हैं अगली चर्चा पर, जहाँ पर एक स्ट्रीट का जिक्र है यहाँ पर, फेरिंगटन स्ट्रीट। ये जब लंदन पहुँच गए बड़ा समय परेशान हुए, काफ़ी समय तक तो भोजन लेके गए थे, उससे काम निकालते रहे, डेक पर रहे, जहाज़ में जब तक यात्रा की। उसके उपरांत जब पहुँचे तो वहाँ हर जगह वही वो 3 प्रतिज्ञाएँ को उनको भंग नहीं करना था। मांस, मदिरा, पराई स्त्री से यानी कि उसके संग से दूर रहना, ये सारी। तो यहाँ पर जो भी भोजन था डेक पर आते नहीं थे, बात नहीं करते थे। कारण था कि कहीं उसमें मांस ना हो, तो ये पूछना उनकी हिमाकत नहीं होती थी। तो बड़ा समय परेशान रहे। कुल मिलाकर एक तलाश थी उन्हें शाकाहारी भोजन, जहाँ वेजिटेरियन खाना मिल सके। वो कहाँ मिला इन्हें? फेरिंगटन स्ट्रीट में मिला, जो उल्लेख है। इसके बाद बड़ा इन्होंने पढ़ा। अनाहार की हिमायत एक पुस्तक है, 1 शिलिंग में ख़रीदी थी। शिलिंग वहाँ की करेंसी है लंदन की, जो पौंड होता है उससे छोटा शिलिंग होता है। जैसे अपने यहाँ पैसे होते हैं वहाँ शिलिंग होता है। और राइटर का नाम था सॉल्ट, की पुस्तक है अनाहार की हिमायत, ये पुस्तक खरीदी। एक किताब का और उल्लेख है, हार्वर्ड विलियम की एथिक्स ऑफ डाइट पुस्तक भी इन्होंने पढ़ी। डॉक्टर एना किंगफोर्ड की बुक है द परफेक्ट वे इन डाइट एंड प्ली फॉर वेजिटेरियन, ये किताब भी पढ़ी। और ये सभी पुस्तकें पढ़ने के उपरांत गांधी जी में मानसिक और शारीरिक अनुशासन की भावना बड़ी ज़बरदस्त पैदा हुई। तो सवाल अलग अलग स्तर पे है, कहाँ जहाँ क्लास 6 to 8 का एक लेवल का पेपर है, वहाँ 9 to 12 के एक लेवल का पेपर है, और उसके बाद कॉलेज लेवल का पेपर है। तो सवाल किसी भी तह तक जा सकते हैं। कोर्स में थोड़ा सा ही अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सभी तरीके के सवालों को रखा गया है। एक और चीज़ का उल्लेख मिलता है कि चाय और कॉफ़ी इन्होंने छोड़ दी थी। और गांधी जी क्या पिया करते थे? कोको पीना पसंद करते लगे थे, और उसी के साथ रोटी भी खा लिया करते थे। लास्ट में इन्होंने अपना खर्चा बहुत कम कर दिया था, उसका उल्लेख भी मिलता है। कानून पढ़ते ही उन्होंने लंदन की मैट्रिक की परीक्षा में बैठने का निश्चय किया। ये भी एक अच्छा सवाल बन सकता है कि कानून की पढ़ाई वो कर रहे थे, उसके साथ उन्होंने लंदन में होने वाली मैट्रिकुलेशन की परीक्षा, वो जो उनके साथी ने ही उन्हें सुझाव दिया था कि कुछ एक्स्ट्रा क्या करें, तो उन्होंने कहा कि भाई लंदन से अगर आप मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर लेते हैं मैट्रिक की, तो वो बड़ा आपको फ़ायदा देगी। तो ये निश्चय किया इन्होंने, और हालांकि एक बार फेल हुए और बाद में 6 महीने के बाद उन्होंने ये परीक्षा को उत्तीर्ण यानी कि पास कर लिया। तो सवाल बन सकता है कि भाई क्या परीक्षा थी? मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने इसके साथ और की पास लंदन से।
उसके बाद है कि 1889 में गांधी जी की भेंट थियोसॉफिस्ट व्यक्तियों से हुई। थियोसॉफिस्ट होते हैं जो कि धार्मिक लोग होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं और धर्म संबंधी दर्शन की बातें करते हैं। तो ये थियोसॉफिस्ट, और उनके साथ उन्होंने गीता पढ़ी। सबसे पहले तो गीता का उल्लेख आता है कि अगर कोई पुस्तक उन्होंने पढ़ी जहाँ बचपन में वो सुना करते थे, उनके पारिवारिक थे, एक जैन साधु थे, वो सुनाया करते थे, सुनते थे उन प्रवचनों को। एक आदत थी, जो चाचा के लड़के थे उनके साथ सुना करते थे। और इसी तरीके से गीता पढ़ी, बुद्ध चरित्र इन्होंने पढ़ा। और इतिहास में जिक्र आता है मैडम ब्लावस्की का और एनी बेसेंट का आता है, जिन्होंने यंग इंडिया मूवमेंट चलाया था, उसका जिक्र है। और ये उनसे मुलाकात इनकी हुई, एनी बेसेंट की। और इनकी एक पुस्तक का जिक्र है यहाँ पर, इन्होंने पढ़ा, मैडम ब्लावस्की को पढ़ा, जो उनकी पुस्तक है की टू थियोसॉफिस्ट, एक पुस्तक है। हालांकि बड़ा कठिन सा सवाल है, बहुत कम चांस है इसके आने के, पर इन्होंने थियोसॉफिस्ट को पढ़ा था। पूछ सकता है कि थियोसॉफिस्ट कौन थे उस समय। मैडम ब्लावस्की है, एनी बेसेंट का जिक्र आता है। एनी बेसेंट का जिक्र होम रूल में भी आप पढ़ोगे, जहाँ तिलक के साथ उन्होंने होम रूल था, एनी बेसेंट का नाम आता है, जिक्र आता है बिल्कुल। और एक और चीज़ ख़ास है कि इनमें एक धर्म को लेकर अपवाद था। बाकी सभी धर्मों को इन्होंने पढ़ा, पर ईसाई धर्म को लेकर एक अपवाद स्वरूप इनमें था, जो एक अरुचि थी इनमें। हालांकि जिस तरीके से कुछ बचपन की भी बातें थी कि किस तरीके से लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाया जाता था, वैसे कपड़े पहना के और सारी चीज़ें। इनका साथी था जो डॉक्टर जोशिया ओल्डफील्ड का जिक्र आता है, वो हमेशा इनसे बहस करते रहते थे कि अबाउट द क्रिश्चियनिटी, बट दे रिफ्यूज़ नॉट टू एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, ऐसी जिक्र इसमें बताया गया है। और 1890 में पोर्ट्समथ की एक पुस्तक है कॉन्फ्रेंस ऑफ वेजिटेरियन, भी इन्होंने पढ़ी। 1890 में पोर्ट्समथ की कॉन्फ्रेंस ऑफ वेजिटेरियन बुक है। फिर 6 नवंबर 1888 को इनको गॉट एडमिशन इन इनर टेम्पल फॉर स्टडी ऑफ बैरिस्ट्री, यानी कि कहाँ इनका एडमिशन हुआ था उसका भी उल्लेख मिलता है। इनर टेम्पल है जहाँ पर बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इन्हों को प्रवेश मिला। तारीख है 6 नवंबर 1888 की तारीख है। और 10 जून 1891 को ये बैरिस्टर बन गए थे। नोट कर लीजिए, 10 जून 1891 बैरिस्टर कब बने थे? 10 जून 1891 को ये बैरिस्टर बन गए थे। उसके बाद 11 जून 1891 को ये रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को इंग्लैंड के कोर्ट में, जहां इनको 2.5 सीलिंग 2.5 सीलिंग पेमेंट करना पड़ता है। और 12 जून को बताया गया 1891 में ये वापसी जहाज़ जो है उसका नाम आसाम स्टीमर था, जिससे भारत लौटे। हालांकि उसके बाद बम्बई में काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने किया, उसका जिक्र भी हम करेंगे। और फिर वापस किस तरीके से इन्हें दादा अब्दुल्ला एक फर्म का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उस केस को लड़ने 1893 फिर जाते हैं। तो एक सिलसिलेवार अच्छा दौर है। आपको उम्मीद है ये वार्ता पसंद आ रही होगी, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से अगली कड़ी में ये आप देख रहे हैं कि भारत आगमन जो हुआ, बम्बई में जहाज़ से उतरते ही गांधी जी को अपनी माँ की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो सवाल बन सकता है कि माताजी की मृत्यु का समाचार कब मिला था? माताजी की मृत्यु हो गई थी जब ये अध्ययन कर रहे थे, उसी समय हो गई थी। पिताजी तो उस समय विवाह के उपरांत जब इनकी पहली संतान भी हुई थी जो मर गई थी, पिताजी का भी देहांत हो गया था, उसका जिक्र मैंने पहले वाले पार्ट में आप लोगों को बताया है। और माताजी का देहांत, ये दुखद समाचार जैसे ही उतरे इनको मिला, फिर ये अपने भाई के साथ जाते हैं, क्रियाकलाप वगैरह करते हैं जो इनके चाचा के लड़के थे। और उसके बाद इनको सारी चीज़ें इसलिए बताया गया कि भाई वहाँ पढ़ाई से इनका विचलित ना हो जाए, जो प्रतिज्ञा माँ को दी थी कम से कम उसको पूरा कर दिया है। तो उस समय उनके पुत्र की उम्र 4 वर्ष थी जब ये लौट कर आए थे, क्योंकि मैंने जिक्र किया था कि जब ये गए थे वो करीब 1 वर्ष की उम्र बताई गई थी, जब कुछ माह बताई थी। और उसके बाद 4 वर्ष इनकी उम्र बताई है इनके बड़े पुत्र की। और 22 वर्ष की उम्र में बैरिस्टर बने ये
तो सवाल ये भी है, कितने वर्ष की उम्र में बैरिस्टर बने? 22 वर्ष की उम्र में ये बैरिस्टर बने और बम्बई गए। उस समय बम्बई में बदरुद्दीन तैयब जी और सैयद फ़िरोज़ शाह, ये कुछ फेमस जज हुआ करते थे जिनके सामने इनका टिकना बड़ा मुश्किल था। उनके बारे में इन्होंने सुना था। और उसके बाद ये चिटगांव है, बम्बई में ज़िक्र है, जहाँ ये रहते थे। उस समय रहे गांधी जी वाज अनलकी इन बैरिस्ट्री, और ये हालांकि बड़ा असफल महसूस हुए। और एक जिक्र आता है कि इन्होंने अंत में शिक्षक बनने के लिए भी आवेदन कर दिया था, बट रिफ्यूज़ बाय द अथॉरिटी बिकॉज कि इनके पास टीचिंग की डिग्री नहीं थी। तो ये वापस से अपने मन को इन्होंने बदला और ये रिटर्न टू राजकोट आफ्टर 6 मंथ के स्ट्रगल के बाद ये वापस राजकोट लौट आते हैं। तो ये इनका एक अनुभव रहा। बैरिस्ट्री का बाद इन्होंने लंदन में बॉम्बे में अपनी प्रैक्टिस की। उसके बाद 1893 में गांधी जी को एक चांस वापस से मिलता है कि दादा अब्दुल्ला एक कंपनी है जो साउथ अफ्रीका की है, जहां इनको केस कर लड़ने का मौका मिलता है। और वहीं से एक शुरुआत होती है कि किस तरीके से मई में का उल्लेख मिलता है 1893 में ये डरबन पहुंचते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका के डरबन शहर में मई 1893 में ये पहुंचते हैं, जहां दादा अब्दुल्ला फर्म की तरफ से इनको न्योता मिलता है। अब इसमें कुछ खास दार्शनिक बातों का भी मैंने उल्लेख किया है जो इनकी खास चीज़ें थी, जैसे उन्हें ईश्वर सत्य के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। तो एक सवाल बना था, पेपर में ही पूछा गया है कि सत्य को किसके समकक्ष मानते थे? तो सत्य ईश्वर के है, ईश्वर ही सत्य है, यही ये मानते थे। तो ये इक्विवेलेंट बताया इन्होंने। उनकी माता पूजा के लिए हमेशा हवेली, जिसका भी सवाल पहले पूछा गया है कि कहाँ जाती थी पूजा के लिए, हवेली जिसको वैष्णव मंदिर कहते थे। और फिर जिक्र आता है कि इनके पिता के पुस्तकालय से इन्होंने गुजराती रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और मनुस्मृति, तो बड़ा उल्लेख मिलता है कि ये कमज़ोर श्रेणी के विद्यार्थी बिल्कुल ही नहीं थे कि जो व्यक्ति अगर मनुस्मृति की नीति बातों को उस समय पढ़ सकता है और उन पे अमल कर सकता है, वो बिल्कुल मंदबुद्धि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो ये सब इनके पिताजी के पुस्तकालय में मौजूद थी। गुजराती रामायण पढ़ी थी किस भाषा की? गुजराती। और इनकी जो सर्वोदय है, बाकी अनटू द लास्ट का है, ट्रांसलेशन किया इन्होंने अनटू दिस लास्ट है, अनटू दिस लास्ट का। और इसी तरीके से आत्मकथा भी गुजराती में लिखी थी, तो गुजराती जानते थे। श्रीमद् भागवत गीता है, ये सब इन्होंने पढ़ा। और ख़ास चीज़ है कि जो सत्य, कर्तव्य, निष्ठा और निष्काम कर्म इन्होंने गीता से सीखा। यानी कि सवाल ये बन सकता है कि सत्य, कर्तव्य, निष्ठा, निष्काम कर्म कौन सी पुस्तक से सीखा? गीता से सीखा। वह भगवत गीता के भक्त थे। और गांधी जी ने फिर पतंजलि के योग सूत्रा को पढ़ा। 1903 का उल्लेख मिलता है, जब व्हेन ही वाज इन जेल इन जोहान्सबर्ग में, जब उन्हें सेंटेंस टू जेल हुआ। जोहान्सबर्ग अफ्रीका में है। और उसी समय इन्होंने एक चीज़ है अपनाई, एक तो अपरिग्रह का उल्लेख मिलता है, नॉन पोसेशन है, एक त्याग का है। ये ऐसे व्रत इन्होंने उपनिषद जो इन्होंने पढ़ा था वहाँ से ये इन बातों को सीखा था। तो ये कुछ खास चीज़ें जो हैं, जहाँ हालांकि काफ़ी उच्च दर्जे के सवाल अगर बनेंगे तो उनमें ये पूछे जा सकते हैं। आसान सवाल भी बनेंगे। और उसके बाद बताया कि गांधी जी ने बाइबल को पढ़ा। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है। ये सिया ओल्डफील्ड उनके साथी थे, उनकी सलाह से इन्होंने ईसाई धर्म जो इनके एक अपवाद स्वरूप था उसको भी इन्होंने आखिर पढ़ा। और इन पे जो प्रभाव पड़ता है, जब ये इंग्लैंड में थे तो इन्होंने ही वेंट थ्रू द आर्नोल्ड, ये लाइट ऑफ एशिया एंड सरमन ऑन माउंट, तो ये चीज़ें इन्होंने पढ़ी। एंड हीरोज़ वर्शिप, ये कलाइली की एक पुस्तक थी, हीरोज़ एंड हीरोज़ वर्शिप, वो इन्होंने पढ़ी। और करीबन कहते हैं कि इन्होंने करीबन 80 किताबों को जो धर्म से संबंधित थी, जब जेल में थे उस समय ये इन किताबों को पढ़ डाला करते थे। आर्नोल्ड की सोना सेलेशियल ट्रांसलेटेड वर्ज़न है, जो श्रीमद् भागवत गीता का ट्रांसलेटेड वर्ज़न है, वो इन्होंने पढ़ा। हीरोज़ एंड हीरोज़ वर्शिप जो पढ़ी, वहाँ पर
जो ये पुस्तक किससे संबंधित है, ये मुस्लिम प्रॉफिट मोहम्मद, मुस्लिम धर्म के जो पैगंबर थे उन पर उनकी जानकारी इनको मिली है। जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट है, दिस द नहीं है, अनटू दिस लास्ट पुस्तक है जो 1904 में पढ़ी, इसको आप नोट कर लेंगे। जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट 1904। प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय जो इन्होंने गुजराती में लिखा वो सब ये अनटू दिस लास्ट का ही अनुवाद था। और एक रस्किन की पुस्तक थी सीखा कि व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में निहित होती है, ये रस्किन से सीखा, बड़ा प्रभाव था। जो सर्वोदय है, टॉल्स्टॉय फॉर्म है, वो सब इन्हीं की ही देन है। हेनरी डेविड थोरू का उल्लेख मिलता है कि जो कि अमेरिकन सोशल रिफॉर्मर थे। 1908 में एक ऐसे लिखा था जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर, जो कि बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन आप पढ़ते हैं 1931 का। तो ये सब जो टर्मोलॉजीज़ थी, सिविल डिसोबीडियंस है, ये सब वहीं से इन्होंने कारावास के समय जब दंड भुगत रहे थे, ये पुस्तक साउथ अफ्रीका में इंडियंस की मार्गदर्शिका बन गई थी। मतलब उसको पढ़ा इन्होंने और बाद में ये वर्ड आगे इंडियन स्ट्रगल में ये काम में भी लेते हैं। हालांकि सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का आता है, जो सत्याग्रह था, बाद में सत्याग्रह के जगह सत्याग्रह शब्द बना। थोरू के निबंध में सिविल डिसोबीडियंस शब्द उन्होंने ग्रहण किया। तो निबंध किसका था? थोरू का निबंध था, अंग्रेजी लेखक है, ताकि अंग्रेजी पाठकों को वो अपने आंदोलन से परिचित करा सके। तो इस तरीके के टर्म्स को वो यूज़ किया करते थे। हालांकि बाद में सिविल डिसोबीडियंस जो था वो वर्ड जब अधूरा लगा तो उन्होंने सिविल रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ किया, परंतु बाद में फाइनली गांधी जी ने को एक वर्ड दिमाग में आया जो था सत्याग्रह, जिसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस्तेमाल में लिया है। सत्याग्रह पढ़ेंगे सबसे पहले कब काम में लिया। फिर लियो टॉल्स्टॉय का जिक्र आता है। लियो टॉल्स्टॉय इनके दार्शनिक गुरु माने जाते हैं, फिलोसॉफिकल टीचर थे इनके, जिनको इन्होंने पढ़ा और काफ़ी चीज़ फिलोसॉफिकल इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय से सीखी। साउथ अफ्रीका में गांधी जी की इन्हीं कृतियों को इन्होंने पढ़ा। गांधी जी रिगार्डेड सेल्फ एज ए फिलोसॉफिकल डिसाइपल ऑफ लियो टॉल्स्टॉय। उनके शिष्य अपने आप को मानते थे, वे अपने उसका शिष्य मानते थे। और यहाँ टॉल्स्टॉय की अगर बुक के ऊपर सवाल बनता है तो द किंग ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, ये लियो टॉल्स्टॉय की बुक है, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, नोट कर लीजिएगा। उसके उपरांत है कि गांधी जी ने स्वीकार किया कि अहिंसा में अब उनकी निष्ठा उपयुक्त पुस्तक से ही जागृत हुई, जो टॉल्स्टॉय की पुस्तक थी उससे जागृत हुई है। वे अहिंसा के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। ये सभी चीज़ें हैं, नॉन वायलेंस कर बिल्कुल उसको कट्टरता से मानते थे। 1819 में टॉल्स्टॉय ने पेरिस के एफिल टावर को मनुष्य की मूर्खता का स्मारक कहा है। गांधी जी ने पेरिस में टावर को देखकर टॉल्स्टॉय के समान ही एक कंक्लूजन निकाला था। तो पिछले पर जो पेपर आया था उसमें यही पूछा था कि एफिल टावर कहाँ पर है, पेरिस में है। और उसके बाद टॉल्स्टॉय की पुस्तक का नाम भी पूछा गया था, किंगडम गॉड विद इन यू, किससे प्रेरित थे? टॉल्स्टॉय से प्रेरित थे। तो इस पे सवाल आ चुका है। ये टॉल्स्टॉय ने एफिल टावर को देख के कहा था और ऐसा ही सेम गांधी जी के माइंड में भी ऐसा ही आया था। गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि आधुनिक युग में 3 स्कॉलर्स ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। मुझे इनका बेहद सांचा इन्होंने खींचा है, जिनके दिमाग में इनमें बैठे। एक तो इनके रामचंद्र भाई जी का जीवन था, जो इनके चाचा जी के लड़के थे, और एक टॉल्स्टॉय द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ये इनकी पुस्तक है, और एक रस्किन है अनटू दिस लास्ट। ये तो रट लेना बच्चों, यहाँ से सवाल कंफर्म आएगा ज़रूर। ये कई बार जिक्र करते हैं, इनके बिना तो गांधी जी के ऊपर सवाल बनने ही मैं कहता हूँ अधूरे हैं। तो जो एग्जामिनर है वो सवाल इन पे ज़रूर बनाएगा। टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू एंड रस्किन अनटू दिस लास्ट, और भाई रामचंद्र के जीवन का प्रभाव इन पे था। ये तीनों गांधी जी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अहिंसा, सत्य, प्रेम के विधान ने उन्हें सत्याग्रह की दीक्षा दी है। तो अहिंसा, सत्य और प्रेम। इसके बाद हम चलते हैं, ये टॉल्स्टॉय का फार्म है जो कि जिक्र आता है, कहाँ पर किया था, बड़ा है
ये टॉल्स्टॉय फॉर्म इन्होंने साउथ अफ्रीका में बनाया था और उसकी भी संघर्ष की कहानी हम जब दक्षिणी अफ्रीका का आंदोलन पढ़ेंगे। हालांकि दक्षिणी अफ्रीका का आंदोलन जो है वो 9 to 12 के बच्चों के कोर्स में और कॉलेज वाले बच्चों के कोर्स में है, 6 to 8 में नहीं है। 6 to 8 में खाली इंडियन मूवमेंट के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहाँ इंडियन मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि भारत में 1915 जब 9 जैन 1915 को ये लौटे थे, उसके बाद इन्होंने एक सिलसिलेवार क्या इनके आंदोलन रहते हैं और किस तरीके से जो अहमदाबाद मील आंदोलन है, खेड़ा है, बारदौली है, असहयोग है, नॉन कोऑपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंट है, फिर इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंट इनका चलाया गया है। पूना पैक्ट पढ़ेंगे हम। पूना पैक्ट के बाद में इनका लास्ट इनका 1942 के अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है, करो या मरो का जो नारा देते हैं, सभी बातों को हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक क्रोनोलॉजिकल वीडियो भी मैं तैयार कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे डेट्स का, देखेंगे कि फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ इनका क्या एक क्रोनोलॉजिकल कालक्रम क्या रहता है। क्योंकि डेट्स पे मैं मानता हूँ कि अगर इतिहास को पढ़ें तो तारीख़ों का उल्लेख और करना ज़रूरी है और तारीख़ों पे प्रश्न ज़रूर बनते हैं, ऐसा अनुभव मेरा रहा है। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे फिनिक्स एक सेटलमेंट की है। फिनिक्स जो इनका आश्रम था, जिसे जैसा कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा भारत में साबरमती जो अहमदाबाद में इन्होंने बसाया था, और इंडिया में फिनिक्स का ही नाम बदलकर साबरमती आश्रम रखा गया था। एक चीज़ है नई तालीम या बेसिक एजुकेशन, आप विचार रस्किन के विचारों से प्रभावित है। तो ये नई तालीम बेसिक एजुकेशन गांधी जी की एक ख़ास चीज़ थी। हर चीज़ करके सीखते थे, प्रैक्टिकली था, हर कहीं से कुछ सीखता। तो ये नई तालीम का जिक्र आ सकता है, जिसे बेसिक एजुकेशन भी कहा गया है। ये किसके विचारों से थी? तो दार्शनिक सवाल है, रस्किन के सवालों से थी। मैंने कहा ना, काफ़ी प्रभाव है रस्किन का, टॉल्स्टॉय का इनके जीवन पर। उन्होंने इंग्लैंड की फैक्ट्री सिस्टम व इंडस्ट्रियलाइजेशन की बुराइयों को पहचाना तथा विकेंद्रीकरण के पक्षधर बने, डिसेंट्रलाइजेशन का अगेंस्ट थे। करके था जब भी तो इन्होंने जो खादी को इन्होंने प्रोत्साहित किया कि किस तरीके से हर किसी को हाथ से काम करना चाहिए, फैक्ट्रियों पर निर्भरता कम रहे, जिससे अधिक से अधिक लोग आत्मनिर्भर बन सके, स्किल्ड बन सके, वो इनका मेन पहलू था। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इंडियन लीडर्स की बात करें कि भारतीय जो अलग अलग राजनीतिक आंदोलनकारी थे या राजनीतिक से जुड़े हुए लोग थे, उनका भी इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा है, उसका उल्लेख भी आत्मकथा में मिलता है। गांधी जी रॉड दैट सर फिरोज शाह तो मुझे हिमालय जैसे मालूम हुए, और लोकमान्य तिलक समुद्र की तरह, गोखले गंगा की तरह, उनमें मैं नहा सकता था। हिमालय पर चढ़ना मुश्किल है, समुद्र में डूबने का भय रहता है, परंतु गंगा की गोद में हम खेल सकते हैं, उसमें डोगी पर चढ़कर तैर सकते हैं, नाव पर चढ़कर तैर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में गोखले ने जीते जी जैसा आसन मेरे हृदय में जमाया, वह उनके देहांत के बाद अब भी जमा हुआ है। तो गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे। बाकी का इन्होंने ओहदा काफ़ी ऊंचा बताया, परंतु जो इनको सवाल यहाँ गोखले का पॉलिटिकल गुरु का बन सकता है। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट को लेके बात हो सकती है कि गोखले को किसके समकक्ष माना है। ये इन्होंने गंगा के समकक्ष माना है कि जैसे गंगा पवित्र है वैसे गोखले पवित्र हैं, उनके विचार पवित्र हैं, सभी में पारदर्शिता है। जितना नज़दीक हैं उस चीज़ को इन्होंने बताया यहाँ पर। उसके बाद 1940 में गांधी जी पर सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का भी प्रभाव का उल्लेख मिलता है। हालांकि विचारों में वो है, परंतु एक दूसरे का काफ़ी सम्मान करते थे ये, जिसका उदाहरण भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिलता है। गांधी जी ने लिखा है कि मेरा धर्म हिंदू धर्म है, जो मेरे लिए मानवता का धर्म है। और हाँ, यहाँ से उल्लेख हम कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। तो गांधी जी ने लिखा है कि मेरे धर्म हिंदू धर्म है, जो मेरे लिए मानवता का धर्म है, और उसमें मुझे ज्ञात सभी धर्मों का सर्वोत्तम तत्व है। मैं अपने इस धर्म तक
सत्य और अहिंसा के माध्यम से पहुंचा हूं। अब मैं ईश्वर सत्य है के स्थान पर सत्य ईश्वर कहने लगा हूँ। ये क्वेश्चन बन चुका है। अब मैं ईश्वर सत्य है के स्थान पर सत्य ईश्वर है। सत्य क्या है? ईश्वर है। गांधी जी ने धर्म का अर्थ नैतिकता बताया है और नैतिकता का अर्थ, नोट कर लेना, धर्म का अर्थ नैतिकता है, नैतिकता का अर्थ सत्य और अहिंसा है। नैतिकता का अर्थ सत्य और अहिंसा है। गांधी जी कर्म को आत्मा का विज्ञान मानते हैं। गांधी जी कर्म को आत्मा का विज्ञान मानते हैं। कर्म को आत्मा का विज्ञान मानते हैं। गांधी जी हिंदू धर्म के समर्थक होते हुए भी सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। वे कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण आदि सभी ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया है। गांधी जी जीवन में अस्तेय, अभिग्रह और ब्रह्मचर्य को महत्व देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे। यानी कि नॉन स्टीलिंग है, नॉन पोसेसन है, ब्रह्मचर्य है, नॉन वायलेंस है। ये बहुत ट्रुथ है, ये प्रिंसिपल्स हैं उनके जीवन के, याद रखिएगा इनको। वह गरीबों का शोषण करता है, यानी कि जो गरीबों का शोषण करता है, उन पर अन्याय करता है, उसके खिलाफ थे ये। सत्य शोधक मनीषी थे। गांधी जी ने कभी स्वयं को महात्मा नहीं कहा है। वह अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करते थे? वो सत्य शोधक मानते थे अपने को। लेकिन यह उपाधि उन पर थोपी गई, जो कि हम जिक्र करते हैं कि 1915 में जब वो भारत आए थे अपनी टोली के साथ, तो गुजर रहे थे, जब शांति निकेतन पहुंचते हैं तो जो कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो इन्हें समान रूप, जो लोग ही महात्मा जी एक तो वो इनको संबोधित करते हैं महात्मा के रूप में। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई उपाधि है। हालांकि गांधी जी ने स्वयं को सत्य शोधक कहा है, ये याद रखिएगा। स्वयं क्या मानते थे? सत्य शोधक कहा है। लॉर्ड इरविन ने जॉर्ज पंचम को उनके व्यक्तित्व के विषय में लिखा। इरविन से 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन वगैरह होता है सिविल डिसोबीडियंस के बाद, तो इरविन का जिक्र आता है। उन्होंने जॉर्ज पंचम को लिखा है कि एक बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व, बहुत अधिक फुर्तीला और तेज़ कार्यशैली मस्तिष्क वाला एक व्यक्ति है, ऐसा उन्होंने बताया। कांग्रेस के लाहौर सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने उनके विषय में कहा था कि एक अधिक पवित्र, श्रेष्ठ, वीर और अधिक दृढ़ निश्चय आत्मा पहले कभी इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुई। ऐसा गांधी जी के बारे में, जो इनके पॉलिटिकल गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, उन्होंने ऐसा लाहौर सेशन में कहा था। क्या, फिर से दोहरा रहा हूँ, एक अधिक पवित्र, श्रेष्ठ, वीर, अधिक दृढ़ निश्चय आत्मा पहले कभी इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुई। 1921 में गांधी जी को संसार का महानतम व्यक्तित्व बताते हुए न्यूयॉर्क शहर के कम्युनिटी चर्च के पेस्टर ने कहा था कि जब मैं रोनाल्ड के बारे में सोचता हूँ तो मेरा विचार टॉल्स्टॉय पर जाता है, जब मैं लेनिन को सोचता हूँ तो मुझे नेपोलियन का ध्यान आता है, परंतु जब मैं गांधी को सोचता हूँ तो मेरे विचारों में जीसस क्राइस्ट आते हैं। और गांधी जी जीसस का जीवन जीते हैं, उनकी ही भाषा बोलते हैं, उन्हीं की तरह तकलीफ़ें सहते हैं तथा एक दिन उन्हीं की तरह ईश्वर के कार्य के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देंगे, जो बात में सत्य होती है। ऐसा ही गांधी जी का एक जीवन रहा है। तो ये बात जो है 1921 में कम्युनिटी चर्च के पेस्टर ने ऐसा कहा था। बड़ा एक सटीक उल्लेख उनके जीवन का कम शब्दों में किया है, काबिल तारीफ़ है। इसके बाद जॉर्ज स्मंड का ये उल्लेख मिलता है, जनरल स्मंड का, जो कि साउथ अफ्रीका में थे, जो पहला इनका सत्याग्रह होता है वहाँ पर ट्रांसवाल्स में, तो वहाँ इनसे इसका बातचीत चलती है। तो जनरल स्मंड ने जिन्हें गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका से टक्कर ली थी और गांधी जी के महत्व को स्वीकारा, जेल में एक जोड़ी चप्पल, सैंडल इन्होंने गांधी जी ने तैयार की थी जब ये जेल में थे। वहाँ पर करीबन 3 से 8-9 महीने के बीच में जेल में रहे थे। तो गांधी जी द्वारा भेजने के विषय में जनरल स्मंड्स ने लिखा है कि मैंने यह चप्पल पहनकर कितनी ही गर्मियाँ गुजार दी, परंतु फिर भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैंने उस महान व्यक्ति के चरण चिन्हों पर खड़े रहने
के भी योग्य नहीं है। तो ऐसे इनके विरोधियों के भी इनके लिए ऐसे विचार, महान विचार रखते थे। रस्किन की बुक अनटू दिस लास्ट के प्रभाव स्वरूप गांधी जी ने 1910 में साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापित किया। तो ये सवाल अच्छा बनता है कि कब किया था। 1910 में साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं और उसी के आधार पर भारत में साबरमती आश्रम। यह आश्रम गांधी जी के नॉन वायलेंस सैनिकों का मुख्य केंद्र कहलाया और जो अहिंसा के इनके सैनिक थे। भारत वापस आने के कुछ समय बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। तो याद रखना, साबरमती आश्रम, साबरमती के किनारे, यहाँ पर क्या उल्लेख है उसका नाम, सत्याग्रह आश्रम है। आप उसको करेंगे, सत्याग्रह साबरमती भी है पर सत्याग्रह आश्रम का उल्लेख उसमें मिलता है। दक्षिणी अफ्रीका से बापू के भारत लौटने पर राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी टोली को सर्वप्रथम अपने शांति निकेतन में स्थान दिया और उन्होंने गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित किया। 1915 का उल्लेख है। 15 वर्ष की आयु में अपने पिता के पुस्तकालय से लेकर उन्होंने क्या पढ़ी थी, मनुस्मृति पुस्तक पढ़ी थी। ये ध्यान रखना, कितनी साल की उम्र में, 15 वर्ष में। कंसेप्ट ऑफ ब्रेड एंड लेबर का एक सवाल है, बनता है रोजी रोटी के ऊपर आता है। ब्रेड एंड लेबर का क्या सिद्धांत है, हालांकि ये 9 to 12 के लिए क्वेश्चन बन सकता है। रोजी रोटी जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक रूसी लेखक ब्रुनौट ने किया है, बाद में टॉल्स्टॉय और रस्किन ने इसका व्यापक प्रचार किया। स्वयं गांधी जी के शब्दों में रोटी के लिए हर व्यक्ति को मजदूरी करनी चाहिए और शरीर को झुकाना चाहिए, यह ईश्वर का कानून है। इसका उल्लेख भगवत गीता में के 3 अध्याय में है। यज्ञ किए बिना जो खाता है वह चोरी का अन्न खाता है। यज्ञ का अर्थ शरीर का मेहनत से है। तो ये टॉल्स्टॉय का है। बाद में गीता के 3 अध्याय में भी ऐसा ही उल्लेख है कि मेहनत करना कितना आवश्यक है। गांधी जी इसको मानते थे। ये चोरी करना उसको बढ़ावा नहीं देते थे। ये 5 महाव्रत जो बताए गए हैं, नोट कर लीजिएगा। अहिंसा है, नॉन वायलेंस है, ट्रुथ है, उसके बाद नॉन पोसेसन है, ब्रह्मचर्य है, नॉन स्टीलिंग है, ब्रह्मचर्य है और नॉन पोसेसन है। ये पालन, यानी कि अपरिग्रह मतलब जितनी ज़रूरत है भाई उतनी चीज़ें अपने पास रखो, चोरी नहीं करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सत्य बोलो, नॉन वायलेंस नहीं करना है। ये सब चीज़ें 5 उनकी महाव्रत थे। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन जोर देते। इन महाव्रतों या अन्य किसी सिद्धांत का पूर्ण आचरण करने के लिए गांधी जी ने मनसा वाचा कर्मणा का सुप्रसिद्ध फार्मूला माना है। मनसा वाचा कर्मणा का बाइबल के उपदेशों के मूल में भी यही कहा गया है। किसी भी अच्छे या बुरे कर्म का सूक्ष्म रूप से प्रारंभ कहाँ से, मन से ही होता है, फिर वह वचनों में प्रकट होता है और अंत में वह शारीरिक चेष्टा के रूप में शारीरिक क्रिया बनकर अभिव्यक्त होता है। तो विचार, वाणी और व्यवहार में शुद्धता लाए बिना जीवन शुद्ध नहीं हो सकता है, ऐसा गांधी जी मानते थे। तो मनसा वाचा कर्मणा बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग भी अपने जीवन में इसको लाइए। वापस दोहराता हूँ कि किसी भी अच्छे या बुरे कर्म का सूक्ष्म प्रारंभ में मन से पनपता है, फिर वह आपके विचारों में, वचनों में आता है और अंत में यह शारीरिक चेष्टा के रूप में शारीरिक क्रिया बनकर अभिव्यक्त होता है। 1891 में जब ये लौटे थे, रिटर्न इन इंडिया आफ्टर बिकमिंग बैरिस्टर, उसका मैंने उल्लेख बताया है कि किस तरीके से 10 जून, 11 जून, 12 जून का उल्लेख है। 1893 में रिटर्न बैक टू डरबन गए थे, डाउन टू फोर्ट केस ऑफ दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। 1893 में थ्रू फ्रॉम देयर ट्रेन टू, और ये ट्रेन से फेंकने का उल्लेख मिलता है, उनको उतार दिया गया था मैरिट्सबर्ग। ये जो है नेटाल की राजधानी है। नेटाल जो है अफ्रीका का एक देश है, साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पर नेटाल का जिक्र आता है, नेटाल कांग्रेस का भी जिक्र आता है, बाद में आंदोलन भी होता है वहाँ पर। तो ये मैरिट्सबर्ग है नेटाल की राजधानी, जहाँ इनको उतार दिया गया था। नेटाल में हिंदुस्तानियों को कुली कहते थे क्योंकि उनकी संख्या गिरमिटिया मज़दूरों का है। गिरमिटिया है जो बंधुआ मज़दूर इंडोनेशिया है, अफ्रीका है, कई देशों में अंग्रेज़ उनको ले गए थे और वहाँ वो
गिरमिटिया मतलब स्लेव थे एक प्रकार से, तो वो गिरमिटिया कहलाते। बहुत ज़्यादा संख्या में जब हिंदू जाते थे उनको गिरमिटिया कहते थे। हालांकि ये सभी दक्षिण भारत से अधिक थे। इस कारण गांधी जी कुली बैरिस्टर कहलाए। कुली बैरिस्टर कहने का मतलब ये गिरमिटिया से इनका ताल्लुक था। 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने अश्वेतों और भारतीयों के प्रति किए गए अन्यायों व अत्याचारों के मुकाबला करने की ठानी और भगवान उन्हें क्षमा करना, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। न्यू टेस्टामेंट में, बाइबल में लिखा गया है, ऐसे विचार थे इनके। प्रथम निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ 1907 से होता है इनका, ये सवाल आया हुआ है। पहला आंदोलन 1907 सत्याग्रह नेटाल में, ट्रांसवाल में था, और उसका रीजन है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो आगे हम डिटेल में लेंगे जब अफ्रीकन मूवमेंट्स पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद। आपके कमेंट हमारे लिए स्वीकार्य है। जय हिंद।